जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल इंग्लिश एक मेजर कंपोनेंट है आपके एग्जाम्स का। चाहे जेकेपी कांस्टेबल में देख लें 25 मार्क्स का या जूनियर असिस्टेंट में 30 मार्क्स का इंग्लिश पोर्शन आना है। आज मैं एक छोटा सा आपका मॉक टेस्ट लूंगा। 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले। आप बच्चों ने खुद अपनी मेहनत से इन क्वेश्चंस को पहले करना है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा एडिशनल जो मैं आपको बताऊंगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सुन सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे डील करना है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपने आज की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे। तो जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट से अब थोड़े ही दिन रह चुके हैं आपके एग्जाम में, और आपको अब ना ज्यादातर रिवीजन प्रैक्टिस इन चीजों में फोकस करना चाहिए। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक दो ओएमआर बेस्ड टेस्ट ऐसे तो मैंने भी प्रोवाइड किए, बट ऑलरेडी अगर आपने कहीं से लिए हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लिए हैं तो ओएमआर बेस्ड टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहां पर जो फिर मार्क्स करते हैं ना फिर वो दुख होता है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If no substitution required, select no improvement. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स। देखो ट्राई टू सॉल्व यहाँ पर अंडरलाइन है जो चीज है, आपने बताना है कि ट्राई टू सॉल्व की जगह क्या आ सकता है। हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। एम ट्राई टू सॉल्व, आई एम ट्राई टू सॉल्व, या आई ट्राई टू बी सॉल्विंग। ठीक है, इनमें से बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। या तो नो इंप्रूवमेंट है, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो ठीक है, और इनमें से बाकी कोई ऑप्शन डालना है। ठीक है, ये सिंपल टेंस का क्वेश्चन है यार। अगर किसी को ये भी नहीं पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ की है तो फिर थोड़ी दिक्कत है। तो ये टेंसेस की प्रॉब्लम, अगर टेंसेस नहीं समझा तो बताना है, एक दिन ना टेंसेस ही पढ़ा दूंगा आपको। मैंने आपको 2-3 चीजें अभी पढ़ानी है इंग्लिश में, जो मैं कोशिश करूंगा टाइमली लाने की। एक तो इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस एक लेक्चर में मैंने कराया हुआ, एक और लाऊंगा। क्लॉजेस पे एक लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा। तीसरा अगर आप टेंसेस पे बोलते हो, क्योंकि मुझे लगता है मैंने टेंसेस नहीं पढ़ा है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व। देखो अब क्यों आएगा मैं बताता हूँ। देखो कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एटलीस्ट फॉर 2 आवर, मतलब 2 घंटे से मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कहने की बात यह है कि ये कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, तो मतलब आप बोलोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए फिर, क्योंकि 2 घंटे से काम कर रहा है ना, अभी कोशिश कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो इज एम आर आना चाहिए, बट आप तो हैव बीन लगा रहे हो, तो फिर ये गलत है। नहीं, यहां पर ये भी तो देखो, वो पिछले 2 घंटे से कर रहा है, कर भी रहा है और 2 घंटे से भी कर रहा है। मतलब इसका मतलब एक कोई इंसिडेंट जो है जस्ट पास्ट से शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंटली भी चल रहा है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? हैव बीन लगता है, या क्या लगता है? हैज बीन। उसके साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो यहां पर देखो वही लग रहा है। देखो हैव बीन लग रहा है, आई जो है आई के साथ हैव बीन लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राई, और आईएनजी लगा हुआ है मतलब ट्राइंग। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर। तो मैं 2 घंटे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो यार इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको टेंसेस अच्छे से पता है। देखो मतलब अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है ना, जैसे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो सॉल्व करने की कोशिश मतलब कॉन्टिन्यूसली कर रहा होगा कोशिश सॉल्व करने, तो मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है। बट यहां पर जो इसने बोल दिया ना कि एटलीस्ट 2 घंटे से कर रहा है, तो मतलब ये थोड़े पास्ट से इंसिडेंट स्टार्ट हुआ है, 2 घंटे पहले शुरू हुआ और प्रेजेंटली चल रहा है। तो ऐसे इंसिडेंट कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन से होते हैं? एक कोई इंसिडेंट पास्ट में चल रहा हुआ होगा, जैसे मैं बोलता हूं कि कल पीछे पीछे बीते हुए कल मैं 2 घंटे लगातार मैं कोशिश कर रहा था प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इसका मतलब एक तो वो पास्ट की बात है और वो कॉन्टिन्यूसली है, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना था। ठीक है, वहां पर मैं लिखता आई हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 years लास्ट नाइट, ऐसे कुछ लिख देता। मतलब कहने की बात है कि जब भी कोई चीज कॉन्टिन्यूसली हो रही होती है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे। बट इधर एक तो कॉन्टिन्यूसली हो रही है और उसके बाद जो है कुछ इंसिडेंट पहले से शुरू हुई है, तो वहां पर या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या पास्ट परफेक्ट। तो अगर बीते हुए कल की बात है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट में कोई चीज हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसका रूल मैंने बता दिया, हैज बीन या हैव बीन होता है। देखो अगर आपको टेंसेस थोड़े नहीं आते हैं तो अभी मैंने जो बताया वो आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से गया होगा, मैं समझता हूँ आपकी बात। बट अगर आपको दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं लेक्चर बना दूंगा, फिर कभी टेंसेस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया आज हमने इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एरर। हमें बताना है एरर कहां पर है। वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस।
उन्होंने जो हमें बुक दी उसके लिए हम उसके आभारी हैं, ठीक है, हम उनके आभारी हैं। दे गेव अस पे गलती है, वी वर में गलती है, ग्रेटफुल फॉर में गलती है, या आ बुक में गलती है। अगर किसी बच्चे ने ध्यान से चीजें पढ़ी होंगी ना, अगर सपोज करो मेरा जो इससे पहले इंग्लिश का लेक्चर आया था, अगर किसी ने वो भी ध्यान से पढ़ा होगा वो भी इस क्वेश्चन को समझ गया होगा, ठीक है। तो आप पता नहीं आपने कितनी शिद्दत से उस लेक्चर को पढ़ा होगा। देखो कहने की बात है, जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे ना, मैंने आपको बोला था मान लेते हैं कि कॉन्सोनेंट के पीछे ए आता है, मान लेते हैं जैसे बुक है, बुक के पीछे ए आएगा, कॉन्सोनेंट के पीछे ए आता है, मान लेते हैं ये करेक्ट है। बट जब भी कोई चीज जो है वो स्पेसिफिक हो जाती है उसके पीछे द आता है, आ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस, कह रहे हैं हम ग्रेटफुल हैं उस किताब के लिए जो उन्होंने हमें दी थी, ठीक है। इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर किताब की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो आप बोल सकते हो कि जो मतलब मैंने आपको बुक दी, मतलब मैंने जो आपको बुक दी तो उसके लिए आप ग्रेटफुल, इसका मतलब मैंने आपको कोई पर्टिकुलर बुक दी होगी। तो यहां पर किसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है तो उसके पीछे ए तो आ नहीं सकता, उसके पीछे आर्टिकल द आना चाहिए। तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी में एरर है। यही पूछा था एरर कहां पर है, तो एरर ऑप्शन डी में है, और मैंने करेक्ट करके भी बता दिया। यहां पर द बुक आना चाहिए था ए बुक की जगह, ठीक है। अगर किसी ने आर्टिकल वाला लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स उसको नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड देखो, एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताओगे कितना आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, शी इज डैश मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय एंड आई विल रिकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन। वो सबसे डिलीजेंट एम्प्लॉय है और मैं उसका नाम रिकमेंड करूंगा किसके लिए, प्रमोशन के लिए। द मोर, अ, मच, या सिंपली अ द में से बता दो मुझे क्या आएगा, ठीक है। शी इज अ मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय है या शी इज द मोस्ट डिलीजेंट बॉय एम्प्लॉय है, ठीक है। तो देखो अगर आपने, आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, तो आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे मैं लिख लेता हूं गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, बेस्ट। इसका मतलब बेस्ट के पीछे हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री है वहां पर क्या लगता है, उसके पहले द आता है। ये द का रूल है, ठीक है। तो द आर्टिकल का ये रूल है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर हमें बताना है कि अंडरलाइन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बीन सिलेक्टेड, दोनों भाइयों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। नन ऑफ द आना चाहिए। देखो ये बोल रहा है इसकी जगह क्या आएगा, नीदर ऑफ की जगह क्या आएगा, नीदर ऑफ द की जगह क्या आएगा, नन ऑफ द आएगा, नीदर द आएगा, ठीक है। ऑफ की जगह सीधा नीदर द आएगा, इधर द आएगा, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर, कि इसमें से कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बताओ इनमें से क्या आएगा, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो खुद भी दिमाग लगाओ, ये प्रोनाउंस का क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए बेसिकली, नीदर ऑफ इधर, इनके रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो देखो बेसिकली ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। देखो जब भी हमें दो चीजों में से सिलेक्ट करना हो, देखो ध्यान से सुनो, जब भी हमें दो चीजों में से सिलेक्ट करना हो तो हम यूज करेंगे ईदर ऑफ का या नीदर ऑफ का, ठीक है। ईदर ऑफ या नीदर ऑफ का। फॉर एग्जांपल दोनों में से कोई भी चाहिए तो ईदर ऑफ, दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए तो नीदर ऑफ, ठीक है। मतलब ईदर ऑफ का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक चीज, मतलब ए, ईदर ऑफ ए या बी दो हैं, ईदर ऑफ लिखा है, इसका मतलब ए भी ले सकते हो बी भी ले सकते हो। तो नीदर ऑफ मतलब ना ए लेना है ना बी लेना है, ठीक है। लेकिन ईदर ऑफ नीदर ऑफ तब यूज होता है जब दो चीजों में से सिलेक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुझे तीन में से कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं वहां पर यूज करूंगा नन ऑफ, ठीक है। ये याद कर लेना, ईदर ऑफ नीदर ऑफ जो है वो यूज होता है दो में से जब सिलेक्शन करनी हो। जब दो से ज्यादा में से सिलेक्शन करनी हो तो अगर कोई भी नहीं चाहिए दो से ज्यादा में से, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं नन ऑफ द 5 बॉयज, तो 5 बॉयज में से कोई भी नहीं, वहां पर नन ऑफ आएगा, नीदर नहीं आएगा। नीदर ऑफ कहां पर यूज होता है, जब दो के लिए यूज होता है। तो ये ठीक है, नीदर ऑफ द टू, क्योंकि दो की बात हो रही है, टू ब्रदर्स हैज बीन सिलेक्टेड। और जब भी ध्यान से सुनना, जब भी नीदर ऑफ लगा हो तो उसके आगे क्या होता है, उसके आगे वर्ब सिंगुलर होती है और आपका जो नाउन या प्रोनाउन है ये प्लूरल होता है। तो ये देखो प्लूरल है टू ब्रदर्स और आगे वर्ब जो है हैज बीन सिंगुलर लगी हुई है, तो ये रूल होता है। इतना अगर नहीं भी याद रखे, बस इतना याद कर लेना, ये नीदर ऑफ ईदर ऑफ दो के सिलेक्शन में यूज होता है, और उससे ज्यादा है अगर तो नन ऑफ यूज करते हैं। बाकी जिसको देखो यार, इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जिसमें एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हो, तो उसमें मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो आप। जीके वाले इतने बड़े टॉपिक में मेहनत करते हो, इसमें क्यों नहीं मेहनत करो, इसमें से इजिली स्कोर निकल सकता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने प्रोनाउन वाली जो मैंने वीडियो बनाई उसको देख लेना, बेशक उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ये इसमें से स्कोर इजिली निकल जाएगा एग्जाम में। मतलब 25 में से आप आराम से 22-23 मतलब स्कोर कर लोगे, ठीक है। 25 भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दिस कार इज माइन देयर वाइल देयर
इज पार्क्ड इन द गैरेज। ठीक है, ये कार मेरी है, उनकी कहां पर पार्क है, गैरेज में पार्क है। अब यहाँ पर देयर, देखो पहली बात देयर ये वाला तो गलत है, ये सामने सबको पता है। ठीक है, ये वाला देयर यहाँ पर नहीं आता है। ये वाला देयर मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो को। ठीक है, तो बेसिकली देयर हमें कौन सा चाहिए, उनकी पोजेशन के लिए चाहिए। ठीक है, ये वाले देयर जो होते हैं, बट इनमें से हमें बताना है कि देयर आना है, देयर्स आना है या थीरीज आना है, ये तो मतलब देख लो कि क्या है। ठीक है, तो आप बताओ क्या है। नो इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा, देयर तो वहां पर आ नहीं सकता, तो बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है देयर्स। क्या, कौन सी, मतलब ये कार जो है वो मेरी है, जबकि उनकी 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 के लिए देयर्स यूज होता है। तो देयर्स इज पार्क्ड इन द गैरेज, उनकी जो कार है वो कहां पर पार्क है, गैरेज में। सर देयर्स क्या यूज होता है, देयर इज अ काइंड ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, जब कोई चीज अपनी पोजेशन की बताते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरी है, तो मेरी पोजेशन मतलब मेरी पोजेशन के लिए मैं माइन यूज करूंगा। ठीक है, जैसे आई एक सब्जेक्ट होता है ना, मी होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब मुझे मेरी पोजेशन बतानी हो तो मतलब पोजेशन मतलब जो आप चीज पोजेस कर रहे हो, तो उसके लिए आप माइन यूज करोगे। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना हम के लिए वी यूज होता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, बट जब हमें अपनी कोई चीज बतानी होती है तो हम बोलते हैं ऑर्स, मतलब ऑर्स, ओ यू आर एस, ऑर्स, हमारी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, पोजेसिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो दे का पोजेसिव होता है वो देयर्स होता है। क्या होता है, देयर्स होता है। ठीक है, ये याद कर लें। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, अप्रोप्रिएट एंटोनियम देखना है, ग्लूमी का, ग्लूमी का एंटोनियम देखना है। तो एग्जाम में गलती तो यहीं पर हो जाती है, एंटोनियम की साइनोनियम कर लिया होगा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ब्राइट, डल, डिसमल और कैची। ठीक है, तो ग्लूमी क्या होता है, देखो ग्लूमी होता है तो समझ लो डल सी चीज, जिसमें कोई इतनी ज्यादा लाइट नहीं है। तो ग्लूमी का अगर साइनोनियम पूछता तो डल कर लेते, तो हम इसका अगर एंटोनियम की बात करें तो ब्राइट आएगा, क्योंकि साइनोनियम इसका बेसिकली डल होता है। ग्लूमी मतलब होता है डल चीज। ठीक है, कैची क्या होता है, कैची मतलब कैची समझ लो वो चीज जो होती है जो जैसे आप देखो इंस्टेंटली आपको पसंद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पेंटिंग बनाई है, तो अगर आपने देखी तो आपको पसंद आ गई, तो हम बोल सकते हैं पेंटिंग बहुत कैची है। ठीक है, तो कैची ये होता है, कैची तो आपको पता है। ठीक है, और डिसमल का मतलब ये ग्लूमी होता है, मतलब डिम सी चीज जो होती है, धुंधली सी चीज, उसके लिए डिसमल भी यूज करते हैं। डल तो आपको पता है जिसमें ब्राइटनेस नहीं होती है, ब्राइट तो आपको पता है, इसमें इतना बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहां पर भी अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है आपको वर्ड का, मिनिस्कल का। ठीक है, मिनिस्कल क्या होता है, इसका एंटोनियम बताना, उल्टा सेम नहीं बता देना, ड्वार्फ, जाइजेंटिक, स्मॉल, मीगर। ठीक है, देखो ये तीनों इसके साइनोनिम है। ड्वार्फ का मतलब ही छोटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिलीपुट काइंड ऑफ पर्सन, तो ड्वार्फ मतलब छोटा। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्मॉल भी मतलब स्मॉल मतलब कम ही होता है, मीगर भी मतलब कम ही होता है, कम चीज के लिए मीगर यूज करते हैं। तो इसका उल्टा बताना है, उल्टा इज गाइगेंटिक। गाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ी चीज। ठीक है, जाइजेंटिक पढ़ते हैं, गाइगेंटिक पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये आप कर लेते। अब यहां पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ढूंढना है। कन्फिस्केट करना, किसी चीज को कन्फिस्केट करना है, रीस्टॉक करना है, डिस्ट्रॉय करना, सीज करना, टिटिवेट करना। सिंपल क्वेश्चन है यार, आपने कर लिया होगा। ठीक है, बताओ क्या होगा। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, जब्त करना किसी चीज को। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने लोन नहीं चुकाया था, तो बैंक वालों ने उनका घर सीज कर लिया। ठीक है, तो सीज, कन्फिस्केट करने का मतलब होता है सीज कर लेना। ठीक है, तो साइनोनिम में पूछा था यही आएगा। रीस्टॉक मतलब फॉर एग्जांपल किसी का स्टॉक खत्म हो गया, तो आप वापस उसको रीइंस्टेट कर रहे हो, वापस फिल कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल घर में अनाज खत्म हो गया, तो आप बाहर से अनाज लाके घर में वापस जो है अनाज भरे हो, दैट इज नोन एज रीस्टॉक। ठीक है, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना काइंड ऑफ, ये आपको पता है। टिटिवेट करने का मतलब होता है कि छोटी छोटी एडजस्टमेंट करना किसी चीज में। ठीक है, तो अच्छे वे में छोटी छोटी एडजस्टमेंट करना किसी चीज में, उसको बोलते हैं टिटिवेट करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शायद मैंने ये पहले भी पढ़ा है। अवर्ट का मतलब आपको साइनोनिम बताना है, सेम मीनिंग ऑफ अवर्ट बताना है। ठीक है, फेस, परमिट, कन्फ्रंट करना या प्रिवेंट करना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया मुझे लगता है। अवॉइड का मतलब होता है रोकना, कुछ गलत होने से रोकने को बोलते हैं अवॉइड करना, ये ऑलरेडी भी कवर है। प्रिवेंट करना फ्रॉम हैविंग समथिंग रॉन्ग, तो वहां से प्रिवेंट करने के लिए हम अवॉइड करना बोलते हैं। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम्स चुनने हैं हमने फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल द ब्लैंक्स। ही डैश इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डैश। बताओ, ही डज, ही डज, ही डोज। ठीक है, देखो ये डज का मतलब है कि करना, किसी चीज को, डू वाला करने को बोलते हैं ना, डू, उधर से डज बना हुआ है। डज इसलिए बना हुआ है क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ एस और ईएस लगता है, इसलिए डज है। अदरवाइज डू होता। अगर फॉर एग्जांपल
कुछ और होता, प्लूरल होता तो दे होता, तो दे डू आता है, यहाँ पर डज नहीं आता। और ये डज है फीमेल डियर के लिए, फीमेल डियर के लिए डज वर्ड यूज करते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में बी आएगा, ये वाला डज आएगा। ही डज इमिटेट, मतलब वो इमिटेट करता है प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डज, मतलब जो फीमेल जो हमारे पास डियर हैं, फीमेल डियर जो होती हैं, वो जो उनकी प्लेफुल खेलने वाली मूवमेंट होती है उनको वो इमिटेट करता है, ये करने के लिए डज यूज हुआ। और ये डज यूज हुआ है किसके लिए, प्लेफुल मूवमेंट, ये डज यूज हुआ है फीमेल, किसके लिए, फीमेल डियर के लिए। ठीक है, क्लियर। तो मतलब यहां से आपको एक वर्ड पता चल गया, डज का मतलब फीमेल डियर भी होता है, इतना याद कर लेना। कल एग्जाम में कोई और क्वेश्चन साइनोनिम एंटोनिम पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्या आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा, ये CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा, बट ये कहीं ना किसी एग्जाम में ही आए हुए हैं जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। Moving towards question number 11, the shareholders are planning to dash control of the company from the current directors. शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, जिन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे किसी कंपनी के, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कंपनी को कंट्रोल कर लें फ्रॉम द करंट डायरेक्टर, जो अभी डायरेक्टर्स हैं उनसे कंट्रोल ले लें। रोस्ट, रोस्ट, रेस्ट, रेस्ट, बताओ क्या करना होगा इसमें। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रेस्ट। बेसिकली इस रेस्ट का मतलब होता है आप किसी से कोई चीज ले लो, मतलब जबरन ले लो, मतलब बाय फोर्स ले लो, किसी से कोई चीज बल से ले लो, तो उसको हम बोलेंगे क्या करना, रेस्ट करना। WREST, इसका स्पेलिंग देख लें। तो शेयर होल्डर्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि वो कंपनी के शेयर ले लें, मतलब छीन लें, कंपनी करंट डायरेक्टर से छीन के खुद के पास ले लें। तो इतना आपने रेस्ट का याद रखना, ठीक है, इतना याद है। और ये जो रूस्ट होता है ना, बेसिकली रूस्ट, RWST, रूस्ट, इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर जो पंछी हैं वो रुकते हैं रात को, उसको बोलते हैं रूस्ट। रोस्ट का तो आपको पता ही है, रोस्ट जैसे पकाना किसी चीज को, तो रोस्टेड मीट हो गया काइंड ऑफ, तो ये वो रोस्ट है। ठीक है, रेस्ट करना तो आपको पता है, इसमें कोई इतना बताने वाला नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, अब आ गया थोड़ा आपके पंक्चुएशन के क्वेश्चन। तो पंक्चुएशन के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या आता है, बाय द टाइम वी गॉट इनसाइड डैश द टू मैन हैड वैनिश्ड। ठीक है, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, कॉमा आएगा, कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा यहाँ पे बताओ। बाय द टाइम वी गॉट इनसाइड, मतलब जब तक हम अंदर पहुंचते, जो दो आदमी थे वो चित्त हो गए थे, मतलब चित्त हो गए नहीं, सारी पत हो गए थे, भाग गए थे, वैनिश हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे वहां से। तो हमारे यहाँ पे ना चित्त का मतलब बोलते हैं मतलब मार देना किसी को, पद का मतलब बोलते हैं भाग जाना कहीं से। ठीक है, तो बाय द टाइम वी गॉट इनसाइड द टू मैन हैड वैनिश, देखो जब तक हम वहां पर पहुंचते तो दो बंदे चले गए थे। तो मैंने अगर पॉज लिया है तो भाई इस स्टेटमेंट में भी पॉज की जरूरत है ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ना दो पॉज वाली स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि बाय द टाइम वी गॉट इनसाइड, जिस समय तक हम अंदर पहुंचते, तो भाई रुको, फिर बताओ फिर क्या हुआ, द टू मैन हैड वैनिश, दो मैन वहां से गायब हो चुके थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा आएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉमा। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप लगा दे तो कहानी खत्म होगी, आगे तो ऐसा थोड़ी है। ये तो बता रहे हैं ना, बाय द टाइम वी गॉट इनसाइड, जब तक हम अंदर पहुंचते, तो भाई आगे क्या है, पूरी कहानी थोड़ी खत्म होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो पूछ नहीं ना रहा है कोई क्वेश्चन, कि किसी ने थोड़ी पूछा कि जब तुम अंदर पहुंचे तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है। वो खुद ही बता रहे कि जब तक हम अंदर पहुंचे उस तक जो है वो गायब हो चुके थे। और इन्वर्टेड कॉमास का तो यहाँ पर कोई सीन बनता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कॉमा डालना है अप्रोप्रिएट प्लेसेस में। पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। पंडित नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। देखो हम पढ़ते हैं ना अपने देसी लैंग्वेज में इंग्लिश, बट अगर सपोज करो एक अच्छे वे में आप इंग्लिश पढ़ोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं भी देसी हूं आपकी तरह। तो आप देखो पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर आपने कभी स्पीच वगैरह बोली होगी, पंक्चुएशन के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं यार, अगर स्पीच बोली है, डिबेट में पार्टिसिपेट किया तो आ जाएंगे। देखो पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। देखो पंडित नेहरू के बाद मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, फिर बोला द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया और फिर मैंने बोला डाइड इन 1964। मैंने यही किया, अब यहां पर भी आपने यही करना और वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो पहली स्टेटमेंट देखो, ये तो पूरी सीधी सीधी, इसमें कोई कॉमा डाला है ये तो गलत है। पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद इसने ब्रेक ली, डाइड इन 1964, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पंडित नेहरू के बाद ये नहीं रुका, यहाँ पर इसको रुकना चाहिए था, ये गलत हो गया। और यहाँ पर पंडित नेहरू के बाद तो रुका, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद यहाँ पर नहीं रुका, यहाँ पर कॉमा नहीं डाल, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर आप आराम से पढ़ोगे ना तो पंक्चुएशन हो जाती है, जैसे पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964। देखो मैं भी पॉज लेके बोल रहा हूं, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन में चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। बताओ करेक्टली पंक्चुएशन इसमें कौन से सेंटेंस में हुई है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन आपका दिमाग यूज करवाएगा।
ये क्वेश्चन दिमाग यूज करवाएगा, अदरवाइज मतलब ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, बट काफी बच्चे जो कर लेंगे, बट कुछ मेरे जैसे भी होंगे। देखो, द स्पीकर सेड हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइस एंड फुलिश, ऑल मस्ट डाई। ठीक है, सेकंड कहता है द स्पीकर सेड हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइस एंड फुलिश, ऑल मस्ट डाई। द स्पीकर सेड हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइस एंड फुलिश, ऑल मस्ट डाई। बताओ इसका क्या आंसर है। देखो, द स्पीकर ने कहा कॉमा से स्टार्ट हुआ, इन्वर्टेड कॉमा से स्टोरी स्टार्ट, स्टोरी एंड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, तो इनके बाद तो कॉमा जचते हैं और आने भी चाहिए। वाइस एंड फुलिश, ठीक है। अब यहां पर कॉलन है और आगे वाली स्टेटमेंट में देखो ये गलत है, यहां पर कॉलन थोड़ी आने चाहिए, यहां पे तो कॉमा आएंगे ना, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइस एंड फुलिश, तो ये तो गलत है। क्योंकि यार देखो ना, आप खुद पढ़ के देखो, द स्पीकर सेड हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइस एंड फुलिश, ऑल मस्ट डाई। ठीक है, तो यहाँ ये वाली स्टेटमेंट अभी तक मुझे ठीक लग रही है। ये गलत इसलिए होगी क्योंकि इन्हें बीच में सेमीकोलन क्यों डाल दी, यहाँ पे तो कॉमास आने चाहिए। ठीक है, अब ये गलत नहीं है। अब देखो, द स्पीकर कहता है हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइस एंड फुलिश, ऑल मस्ट डाई, एक्सक्लेमेशन वाला आ गया, तो ये कोई इधर लॉजिक बनता नहीं है। द स्पीकर सेड हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइस एंड फुलिश, ऑल मस्ट डाई। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ये कॉमा भी आ सकता है और यहाँ पर कॉलन भी आ सकता है, तो अब हम कॉमा लें कि कॉलन लें, यहाँ पर कंफ्यूजन है। बाकी ये दोनों स्टेट हैं, लेकिन इसमें एक गलती है यहाँ पर। ठीक है, देखो, इन्होंने द स्पीकर साइड के बाद यहाँ पर सेमीकोलन डाला है, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, द स्पीकर साइड के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, ये भी गलत है। बट मान लेते हैं यहाँ पर कॉमा होता अगर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कॉमा होता है, द स्पीकर साइड हाई एंड लो, रिच एंड पुअर। देखो, मैं कुछ सिखा रहा हूं, ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं निकाल चुका हूं, बट आप समझो जो चीज में पॉइंट समझा रहा हूं ना, आपको फ्यूचर में काम आएगी। मान लेते हैं यहाँ पर जो सेमी कॉलन है ना, द स्पीकर सेड, तो सेमी कॉलन के बाद मान लेते हैं यहाँ पर ये सेमी कॉलन नहीं, ये कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। देखो, द स्पीकर सेड इन्वर्टेड कॉमा से स्टोरी स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा में खत्म, करेक्ट है। हाई एंड लो कॉमा, ठीक है, रिच एंड पुअर कॉमा, वाइस एंड फुलिश कॉमा, और आगे कॉमा है, ऑलमोस्ट आई, और यहाँ पर कॉलन है। अब मुझे बताओ ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। ठीक है, देखो ये वाला करेक्ट है अभी भी, क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो, कॉलन और सेमी कॉलन जो होते हैं, दोनों जो है, सेमी कॉलन की बात कर रहा हूं, ये हो गया कॉलन, ये हो गया सेमी कॉलन, दोनों ही दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। बट कॉलन हम वहां पर यूज करते हैं ज्यादातर जहां पर हमें इंफेसाइज करना हो किसी चीज के ऊपर। तो यहां पर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। स्पीकर कहता है हाई हो, लो हो, रिच हैं और पुअर हैं, वाइस हैं, फुलिश हैं, ऑल मस्ट डाई, सब के सब ने मरना है। ठीक है, कोई हाई है या लो है, अमीर है, गरीब है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, सबके सब ने मरना है। तो इंफेसाइज कहां पर हो रहा है, ऑल मस्ट डाई, उसके लिए इसने कॉलन यूज करा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर सपोज करो मैं यहां पर कॉमा डाल देता हूं, ये तो सब सेम हो गया ना, इसमें इंफेसाइज तो हुआ नहीं, तो वो तो देखो इसका मतलब हमने ऑल मस्ट डाई को इक्वल कर दिया हाई, लो, रिच, पुअर, वाइस, फुलिश के। ये नहीं है, ये कह रहा है कि चाहे कोई हाई है या लो है, रिच है या पुअर है, वाइस है और फुलिश है, सबके सब ने मरना। तो इंफेसाइज किस चीज में है, ऑल मस्ट डाई में, तो हमें इधर कॉलन लगाना था। तो याद कर लेना, कॉलन जो है वो किसी चीज में इंफेसाइज करने के लिए यूज होता है। बाकी कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सब आप यूज कर लो। ये कॉमन कॉलन, सेमी कॉलन, ये तंग करते हैं। सेमी कॉलन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, He strained every nerve। ठीक है, यहाँ पे इडियम फ्रेज बताना है। strained every nerve को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। He strained every nerve to understand the discourse on philosophy। ठीक है, तो मतलब उसने अपनी सारी नर्व जो है वो स्ट्रेन कर ली, मतलब फिलोसफी में कोर्स को समझने के लिए, काइंड ऑफ ऐसी स्टेटमेंट है। ट्राइड हार्ड, क्रिटिसाइड, ट्राइड हाफ हार्डली, रेस्ड क्वेश्चन। देखो, स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब अपनी, मतलब स्ट्रेन मतलब अपनी पूरी नाड़ियों को स्ट्रेन कर दिया, मतलब पूरी जान लगा दी, ये होता है इसका मतलब। स्ट्रेन एवरी नर्व जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स जो है वो मतलब अपनी पूरी जान लगा देते हैं। स्ट्रेन एवरी नर्व के साथ, इसी के साथ एक मिलता जुलता समझ लो, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जाम में आएगा कि आपके पेरेंट्स ने लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न in order to provide you the best faculty, kind of best facilities for teaching, ऐसे ऐसे बोल सकते हो। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ना। तो स्ट्रेन एवरी नर्व का भी होता है कोई भी कसर नहीं छोड़ना, बढ़ चढ़ के मेहनत करना। तो ट्राइड हार्ड इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल था। देखो, ईडियम फ्रेजेस में हाईली रिकमेंडेड है आप बच्चों के लिए कि ईडियम फ्रेजेस पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, एक या दो वीडियो, उनको देख के जाना। और मैं कोशिश करूंगा कल या परसों
क्योंकि एक दो दिन अब मैं इंग्लिश पे इंफेसाइज कर रहा हूँ, तो मैं इडियम फ्रेजेस की एक वीडियो मॉर्निंग में या कल अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं मॉर्निंग में ही कोशिश करूंगा इडियम फ्रेजेस की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इडियम फ्रेजेस एग्जाम में आते हैं वही कवर करेंगे, बाकी ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज बताना है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बताओ फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? टू बियर द ब्रंट ऑफ, to beat a dead horse, to be evil tempered, to waste your effort by trying to do something that is no longer possible, ठीक है। देखो फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को फ्लॉग करना, काइंड ऑफ। तो क्या है मतलब फ्लॉग अ डेड, मतलब आप ना मरे हुए घोड़े के ऊपर जान लगाने को बेनिफिट नहीं है, तो मतलब अपने एफर्ट को वेस्ट कर रहे हो अगर आप वो चीज करने की कोशिश कर रहे हो जो अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये सोच के मत लगा देना था कि इतना लंबा लिखा हुआ है तो इसको लगा देते हैं, बट इसका मीनिंग भी यही है। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 70, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगानी है। डू यू नो द रीजन डैश हिज एब्सेंस, बताओ रीजन ऑन हिज एब्सेंस, ऑफ हिज एब्सेंस, फॉर हिज एब्सेंस, नन ऑफ दिस। कंफ्यूजन यहां पर होगी, डू यू नो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस या रीजन फॉर हिज एब्सेंस, ठीक है। देखो जब भी ये क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना, ऐसे एक्सप्लेनेशन पहले मत सुना करो, पहले क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। देखो रीजन, क्या रीजन है उसके एब्सेंस का, जब भी कभी कोई कॉज की बात हो ना, किसी चीज के होने का कारण, ठीक है, कॉज जो है या रीजन की बात हो, वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। डू यू नो द रीजन फॉर हिज एब्सेंस। बट जब भी कभी रीजन के पहले बाय लगा हुआ है उसके बाद हम ऑफ यूज करते हैं, बाय रीजन ऑफ, क्योंकि ये एक बेसिकली ये आपका एक फ्रेज है, बाय रीजन ऑफ। तो जब भी रीजन के पहले बाय लगा हो तो बाय रीजन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज फाउंड नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसेंटिव, मतलब वो जो है गिल्टी घोषित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जो था इंसेंटिव की वजह से, अपने मतलब थोड़ा पागल क्रैकिंग की वजह से, तो उसको गिल्टी जो है वो नहीं किया गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे रीजन की बात हो तो हम वहां पर फॉर यूज करते हैं, बट जहां पर भी रीजन से पहले बाय यूज होगा तो बाय रीजन के साथ ऑफ आएगा, क्योंकि बाय रीजन ऑफ एक तरह का फ्रेज है, इतना याद कर लेना, ठीक है। बाकी प्रीपोजिशन में मैंने ये सब पढ़ाया हुआ आपको, फॉर कहाँ यूज होता है, इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, अबव, वो वीडियो देख लो, ये सारी दिक्कतें आपको खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर भी हमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बतानी है। और फ्लैट इज डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हमारा फ्लैट जो है वो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, ठीक है। इन अंदर है, बाय होता है साइड में, जैसे फॉर एग्जांपल ये डोर है, मैं आपको बोलता हूं अपनी जो सैंडल्स हैं वो बाय द डोर रखना, मतलब डोर के साथ यहाँ पे बाहर उतार दो, तो वो होता है बाय। एट, एट होता है ऊपर, एट मतलब वहां पर यूज होता है एक छोटे से एरिया के लिए, किसी पॉइंट के लिए, फॉर एग्जांपल एट इंडिया गेट, ठीक है, एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर जगह के लिए एट। ऑन होता है ऊपर, ठीक है, तो हमारा फ्लैट जो है वो सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। तो ऑन यू देखो, इन इन किसके लिए यूज होता है एरिया वाइज, इन यूज होता है एक तो जब कोई क्लोज्ड चीज हो, फॉर एग्जांपल मैं अपने कमरे के अंदर हूं, आई एम इन माई रूम, तो ये करेक्ट है क्योंकि मैं अपने अपने कमरे के अंदर हूं, कमरे में चार दीवारें हैं, ये पूरा क्लोज है, तो यहाँ पे यूज होगा। अगर मैं बोलता हूं आई एम इन जम्मू, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि जब बहुत बड़े एरिया की बात होती है तब भी इन यूज होता है, ठीक है। बट अगर किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आई एम एट द गेट ऑफ जीजीएम साइंस कॉलेज, तो वहां पर एट आएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेस की जगह एक छोटे से एरिया में एट यूज होता है, ठीक है। और ऑन तो आपको मैंने बता दिया, किसी चीज के ऊपर जो है वो यूज, किसी सरफेस के ऊपर, किसी फ्लोर के ऊपर, वहां पर ऑन यूज करते हैं, ठीक है। इन, ऑन, एट का पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से आपको मंथ का भी पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मंथ के लिए यूज करते हैं इन, फॉर एग्जांपल इन जनवरी, ठीक है, इन मई, इन जून, ठीक है, वहां पर इन यूज करते हैं। डेज के लिए ऑन यूज करते हैं, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो टाइम के लिए एट यूज करते हैं, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 11:15, ऐसे याद करो। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो एरिया में इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए, इन जो है वो बड़े एरिया के लिए होता है, प्लस क्लोज्ड एरिया के लिए, तो क्लोज्ड हम भूल जाते हैं, क्लोज के लिए भी इन यूज होता है। एट जो होता है वो यूज होता है स्मॉल एरिया के लिए, किसी एग्जैक्ट लोकेशन की वजह से, ठीक है। और जो ऑन होता है वो किसी चीज के ऊपर की वजह से यूज होता है, ऑन द फ्लोर, ठीक है, ऑन रूफ, ऐसा कुछ। और जो हमारा टाइम के परस्पेक्टिव से देखें तो एट होता है ऑर्स के लिए यूज, ऑन जो होता है, ऑन यूज होता है डेज के लिए, और इन यूज होता है मंथ्स के लिए। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर हमें वही बताना है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो मैं गलती देखनी है। आ टिग्रेस, ठीक है, टाइगर की फीमेल टिग्रेस हैज गिवन बर्थ टू अ कब इन द रैंथमबोर टाइगर रिजर्व, टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। बता रहा है हैज गिवन बर्थ की जगह क्या आएगा, वाज बर्थ, हैज गिव बर्थ, इज गिवन बर्थ, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन का मतलब नहीं भी आता ना, तो भी मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दे। देखो कैसे, ये वॉज है ना, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है,
भाई ये स्टेटमेंट तभी हो सकती है जब आपका सेंटेंस पैसिवाइज में, एक्टिवाइज पैसिवाइज में, अदरवाइज नहीं हो सकते। बट ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट को पैसिवाइज है नहीं, तो ये नहीं हो सकती। हैज गिव बर्थ कभी नहीं हो सकता। हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज गिवन बर्थ आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। इज गिवन बर्थ, इज के साथ गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है, तो इज गिवन बर्थ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि उस केस में हो सकती है जैसे पैसिवाइज में हो सकती है, तो पैसिवाइज में होगी ना, सिंपल सेंटेंस में एक्टिव। पैसिवाइज होता है जब आप बात को उल्टा करके बता रहे हो, बट उल्टी बात तो नहीं है, तो सीधी है ना। एक टिग्रेस ने एक मतलब बर्थ दिया एक बच्चे को, कहां पर, रैंथमबोर टाइगर रिजर्व में, तो सीधी एक्टिवाइज वाली स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर नहीं है। और अगर आप ऐसे भी ध्यान से देखो तो हैज यूज हुआ है, तो हैज क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो गिव, गेव, गिवन, तो मतलब थर्ड फॉर्म गिवन ही लगी, तो करेक्ट है। ठीक है, बर्थ है आगे, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अंडरलाइन देखना है। अबू सेड ही सॉ द पिक्चर। अबू ने कहा, फ्यूचर की, पास्ट की बात हो रही है, सेड है ना, से होता है कहना, अभी की बात हो रही है, सेड होता है कहा, मतलब पास्ट में होगी ये बात। अबू ने कहा दैट ही सॉ द पिक्चर, उसने पिक्चर देखी। देखो ये भी पास्ट की बात है, ये भी पास्ट की बात है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर ना मतलब टेंसेस में ना दिमाग से सोचना होता है, टेंसेस के रूल कितने भी याद कर लोगे घुसेंगे दिमाग में। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पहले खुद ट्राई कर लो, आई होप आपने कर लिया होगा, आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो अबू ने कहा कि उसने पिक्चर देख लिया है, अबू कह रहा है पास्ट में, मान लेते हैं अबू ने कल कहा, ठीक है, अबू ने कल कहा, पास्ट की बात है, अबू ने कल कहा कि मैंने पिक्चर देख ली है। इसका मतलब अबू कल कह रहा है उसने पिक्चर देख ली, तो पिक्चर में भी उन्होंने परसों देख ली होगी, तो पिक्चर तो उससे पुरानी देख ली है ना उसने। अबू के कहने से, अबू कह रहा है कि मैंने पिक्चर देख ली है, तो भाई पिक्चर उसने पहले देखी होगी, फिर बोला ना कि मैंने पिक्चर देख ली। इसका मतलब अबू के कहने से पहले की ये बात है। तो दोनों तो साइड, और मतलब ये तो दोनों पास्ट सिंपल की बात है ना, ये पॉसिबल नहीं ना। पास्ट सिंपल तो ये आ गया, और ये बात पास्ट सिंपल से भी पुरानी है। तो जब पास्ट सिंपल से भी पुरानी बात होती है ना, वो होता है पास्ट परफेक्ट का केस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड सीन द पिक्चर, यहां पर ये आना चाहिए। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, आपने पता नहीं क्या बोल दिया। देखो कुछ नहीं बोला मैंने जैसे इतना बोला कि अबू ने कहा कि उसने पिक्चर देख ली है। ठीक है, अबू ने कहा कि उसने पिक्चर देख ली है, तो भाई अबू ने कहने से पहले पिक्चर देखी हुई है। अबू कह पास्ट में रहा है और उससे भी पहले उसने पिक्चर देख ली है, तो भाई वो पास्ट परफेक्ट का ही केस हो सकता है। जब भी देखो, जब भी प्रेजेंट से पहले की बात होगी ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का केस होगा। ठीक है, प्रेजेंट से पहले की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट का केस होगा, और अगर पास्ट से पहले की बात तो पास्ट परफेक्ट का केस होगा। ये चीज समझो। ठीक है, तो जब भी कभी एक चीज पास्ट में है ना, सिंपल पास्ट में, तो उसके साथ उससे पुरानी अगर बात है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट यूज करो, और अगर कोई सिंपल प्रेजेंट की बात है तो उससे पहली कोई बात है तो उस देर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो। ठीक है, और बाकी अगर मान लेते हैं कि कोई प्रेजेंट में बात है वो चल रही है और वो थोड़े पास्ट से स्टार्ट हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आई हैं तो आपको दिक्कत पता कहां पर आई होगी, ये जो मैंने टेंसेस के नए थोड़े कंसेप्ट आपको बता दिए ना, ये आपको दिक्कत कर रहे होंगे। अगर लगता है कोई प्रॉब्लम है टेंसेस में तो बता देना, आई विल ट्राई में लेवल बेस्ट में इस पे लेक्चर लाऊंगा। बाकी जो है हमारे कांस्टेबल के बच्चे हैं, आपके लिए हमारे बेस टेस्ट 13 नवंबर को हो चुका है, 19 को, अब 24 का है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं करा है वो लो, और 13 और 19 वाले टेस्ट भी दे दो। अगर आपने हमारे बेस टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं करा है तो एग्जाम में आपको मतलब थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं सच बोल रहा हूँ, आप नए बच्चे हो, इतने एग्जाम्स अभी अगर मे भी आपने नहीं दिए तो हमारे बेस टेस्ट दे के प्रैक्टिस करके जाना, दैट विल हेल्प यू आउट। कुछ नहीं है, गूगल में जाना, अवेकनिंग क्लासेस सर्च करना, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हो। बाकी एक मैं वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। जस्ट 49 चार्जेस है, उसमें ये चारों टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात अमाउंट की नहीं है, बात आपकी प्रैक्टिस की है यहाँ पर। और बाकी जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं, देखो वो कमेंट करते हैं कि सर आपके मॉक टेस्ट कहाँ पर है, तो आपके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है वेबसाइट में, तो मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना किस तरह से आपने इनरोल करना है। बाकी आपके लेक्चर जो है जूनियर असिस्टेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो जैसे ही मैं कांस्टेबल से फ्री होता हूं, बाकी पूरा फिर एम्फसाइज में आपके टेस्ट पे करूंगा। अभी आपकी शेड्यूल डेट नहीं आई है, और बाकी बहुत से लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि आप लोग कितना मतलब हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और आपको ये इनिशिएटिव लग कैसा रहा है एक्चुअली। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर मुझे भी मतलब काम करने में मजा आएगा। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन से मुझे ये बता सकते हो कि यू डू लाइक आवर कंटेंट। अगर नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको नहीं पसंद आ रहा है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।